नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अब की बार किसका बिहार? न्यूज 24 ने मंच सजा दिया है। युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, हमने मंच बाकायदा सजा दिया है। तमाम दिग्गज इस मंच पर एक के बाद एक आपको दिखने वाले हैं। न्यूज 24 का बिहार कॉन्क्लेव सीधे पटना से। और जब बिहार की हम बात करते हैं, बिहार की राजनीति में सबसे कद्दावर नेता अगर कोई है, 1969 में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, 5 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, बिहार की नब्ज जानते हैं, बिहार की जमीन से हैं। हमारे साथ आज के खास मेहमान केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और साथ में हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद। अनुराधा, थैंक यू संदीप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के इस खास प्रोग्राम में अब की बार किसका बिहार। और जैसा संदीप ने बताया कि अब की बार किसका बिहार समझने के लिए सब रामविलास पासवान से बेहतर चेहरा कौन हो सकता है। ये तो डाल डाल और मैं पात पात वाले हैं। तो रामविलास पासवान जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही, आप तो बिहार की राजनीति को इतने बेहतर तरीके से जानते हैं, इतने अच्छे तरीके से समझते हैं, आज की राजनीति में क्या हो गया? क्या रामविलास पासवान के सामने भी एक बड़ा चेहरा खड़ा किया जा रहा है? आपके बिहार की राजनीति में लोग कह रहे हैं कि मांझी को, जीतन राम मांझी को आपके सामने खड़ा कर दिया गया है, आपसे बड़ा नेता बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये देखिए, हमको तो खुशी होगी। हम लोग राजनीति में, जैसा कि आपने कहा कि 1969 में है, 46 साल पहले एमएलए बने और मतलब 10 बार तो एमपी का हो गया जी। तो हमारा कंपटीशन किससे क्यों होगा? हमको तो खुशी होगी कि बिहार में यदि अच्छे नेता निकले, दलित में निकले, महादलित में निकले, पिछड़ी जाति में निकले, ऊंची जाति में निकले, जिनके मन में कोई विजन हो, जो समाज का काम कर सकें, गरीब का काम कर सकें, तो हमको उससे ज्यादा खुशी क्या होगी? तो इसलिए कद बड़ा करने का, छोटा करने का कोई प्रश्न नहीं है। जीतन राम मांझी जी अभी ट्रायल में हैं। उन्होंने उनको 6 महीने का समय नीतीश जी ने दिया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उस 6 महीने के समय में उनका अधिक समय जब लास्ट में जो है नीतीश जी के झगड़ा में ही गया है। तो इसलिए मानते हैं कि यदि बिहार के लिए कुछ करें तो हमको बहुत खुशी होगी और आज भी हमको खुशी हो रही है। इसलिए हम तो उसमें से थे कि जब दलित महादलित को नीतीश कुमार ने बांटने का काम किया था तो मुझको बहुत भीतर से दुख हुआ। हमने कहा था कि भाई ठीक है, जैसे मांझी हैं तो मुसहर समाज के लोग हैं, या मानते हैं कि और भी हैं, मानते हैं कि कहीं रविदास हैं, कहीं मानते हैं धोबी हैं, कहीं पासी हैं, कहीं मानते हैं डोम हैं। तो ये जो जातियां हैं, यदि इनको आप अलग क्यों कर रहे हो? इनको देने का है तो कुछ दो। तो इसलिए हमारा कोई उनसे कंपटीशन नहीं। मान लिया जाए कि रामविलास पासवान के लिए जीतन राम मांझी, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, अभी ट्रायल पे है। बिल्कुल ट्रायल पर वो ट्रायल पर कह रहे हैं। और हमने ट्रायल पर, देखिए अनुराधा, एक खास बात ये है कि अपने अपार तजुर्बे के बावजूद जी बिहार के मुख्यमंत्री तो रामविलास पासवान साहब नहीं बने। और यहां पर क्या पोजीशनिंग भी की जा रही है, ये सवाल है। ये पहला सवाल है न्यूज 24 का। क्या एनडीए में पासवान की जगह मांझी ने खा ली है? और पासवान साहब, आप तो जानते हैं, राजनीति हमसे बेहतर समझते हैं। ये सवाल हमने क्यों पूछा है, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा दर्शकों को समझा दें, उसके बाद अनुराधा आपसे सवाल पूछेंगी। ये पृष्ठभूमि ज्यादा पुरानी नहीं है। 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में क्या कहा नरेंद्र मोदी ने, ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, ये बयान सुनिए, काफी कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। चाय वेले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है।
यहाँ पर कहीं ना कहीं ओहदा एलिवेट किया मांझी का, ये सवाल इसलिए है अनुराग। नहीं, वो ठीक कहा उन्होंने, कहा ना, देखिए हम लोगों ने, देखिए जीतनराम मांझी जी जनता दल यू में थे, जनता दल यू में थे, तो हम लोग जनता दल यू के खिलाफ में थे, तो स्वाभाविक था कि जीतनराम मांझी थे, या मानते रमई राम थे, या मानते हैं कि भुन आपके ये सब महादलित ही हैं, ये श्याम रजक हैं या उदय नारायण चौधरी हैं। तो हम लोगों की लड़ाई पार्टी से थी। तो जब नीतीश कुमार से हमारी लड़ाई सैद्धांतिक लड़ाई और पॉलिटिकल लड़ाई है, और जब वो जनता दल यू में थे तो उनके खिलाफ में थे। उनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो है हम जानते थे कि नीतीश कुमार के कहने पर ही क्या कहते हैं सब कुछ करेंगे। जब उनको हटाने की कोशिश हुआ और उनको हटाया जाने लगा तो स्वाभाविक था हमने उसमें स्टैंड लिया और हमने कहा कि साहब ये इन्होंने जो कार्ड खेला था रामविलास पासवान के खिलाफ में, एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया था, ये मुख्यमंत्री को, महादलित मुख्यमंत्री को हटा क्यों रहे हैं, ये अपमान क्यों कर रहे हैं। और हम उनके साथ में क्या कहते हैं कि हम खड़ा हो गए, और आज भी क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं कि खड़ा हैं। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक महादलित को नीतीश कुमार ने बेइज्जत किया, और इतना ही एक व्यक्ति को बेइज्जत नहीं किया, उसने कहा 3 डिसमिल जमीन देंगे, किसी को 1 डिसमिल जमीन नहीं दिया। कहा उसने कि हम देंगे रेडियो देंगे, अब रेडियो किसी को मिला नहीं, और जाकर के रेडियो जो मिला है कमीशन पर, तो जाकर के रेडियो को लगाइए, महादलित से पूछिए तो लगाइएगा पटना तो लग जाएगा BBC। तो ऐसा क्या कहते हैं कि दिया गया। रामविलास जी, सवाल तो यही है कि जब 2014 का चुनाव था तो उस वक्त जब रामविलास पासवान आए थे और जिस तरीके से आपको एनडीए ने हाथों हाथ लिया था, जिस तरीके से आपका चेहरा वो आगे कर रहे थे, जिस तरीके से रामविलास पासवान और चिराग पासवान के नेतृत्व को स्वीकार किया था यहाँ पर कि दलितों में अगर कोई एक चेहरा है तो वो रामविलास पासवान का चेहरा, सडनली आपको नहीं लगता कि आपके कद को और आपकी पार्टी के कद को जीतन राम मांझी को इस तरीके से बढ़ावा दे करके कम किया जा रहा है? सवाल सिर्फ यही है क्योंकि आप हमेशा से बिहार के वो दलित चेहरा रहे हैं और एक बहुत राजनेता जो कि दलित चेहरा भी है, लेकिन सडनली मांझी जी को जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ जो भेदभाव हुआ, मतभेद हुआ, उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वरद हस्त है, जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि वो लोग उनके कद को और उनकी पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, देखिए वो उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश दुनिया में देखेंगे हम लोगों ने कभी कास्ट का पॉलिटिक्स नहीं किया, और हमको इस बात का खुशी है कि बिहार में हर नेता ये तो नई बात कह रहे हैं, हर नेता हर नेता के नाम पर ब्रांड लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा से गरीब का साथ दिया। हम दलित थे, हमारे लिए रिजर्वेशन था, लेकिन मंडल कमीशन का मामला आया तो हमने मंडल कमीशन का साथ दिया। लेकिन कभी किसी भी बिहार में पूछिए किसी भी जाति के लोगों से, तो रामविलास पासवान के प्रति चाहे ऊंची जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, दलित हो, हमारे MP जो वगैरह भी हैं, हमारे ऊपर में आरोप जरूर लगता है कि भाई ये सूरजभान जी को क्या कहते हैं बाहुबली को ले आए, तो कारामा सिंह को ले आए। हम स्वाभाविक है राजनीति में हम सीधा चलते हैं, हमको जो साथ देता है हम साथ दिए, और हमारे साथ में आने के बाद कभी कोई आरोप भी नहीं लगा सकता है उनके ऊपर में। तो हमने कभी जाति की राजनीति नहीं किया। पूरे देश में देखेंगे तो अभी भी मान लेते हैं कि जो नेशनल एक फिगर है दलित नेता में तो रामविलास पासवान का ही आता है। सारे के सारे स्टेट में सिमट जाते हैं, इवन मायावती है तो उत्तर प्रदेश में चली जाती है। यही तो सवाल है पासवान साहब, यही तो सवाल है कि जीतन राम मांझी को काउंटर पॉइंट की तरह तो नहीं खड़ा किया जा रहा। तो इन्होंने जो कहा, हमको खुशी है कि प्रधानमंत्री जी यदि सपोर्ट करते हैं, अमित शाह यदि सपोर्ट करते हैं जीतन राम मांझी को, और उससे महादलित वर्ग के लोगों को कुछ भला होता है, दलित वर्ग के लोगों को भला होता है, तो इसमें हमको चिंता की बात क्या है? एक छत्रराज साहब का देखिए एक मिनट है। कंपटीशन कब होता है? कंपटीशन तब होता है जब एक ही पद के आप 2 उम्मीदवार हैं। तो हाँ, हमको जीतन राम मांझी जी का नहीं मालूम है, जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी उन्होंने मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे क्या करेंगे, हमको तो हमने कह दिया कि वो जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके ऊपर में निर्भर करता है। जहां तक मेरा सवाल है
मैंने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन यही तो सवाल है। नहीं, मैं जब एक दलित चेहरा है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जिसके पास कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इतना लंबा है, वो चेहरा को क्यों नहीं बना? यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि जीतन राम मांझी आगे आ गए और रामविलास पासवान पीछे चले गए। अगर दलित को ही आगे करना था तो फिर रामविलास पासवान का चेहरा क्यों नहीं आगे किया नरेंद्र मोदी ने? नहीं, एक मिनट देखिए, किसी को आप यदि पीठ थपथपाते हैं तो पीठ थपथपाना एक अलग बात है, समझने गए। तो उनको मान लेते हैं कि उनके साथ में इनजस्टिस हुआ, इनजस्टिस के कारण उनको हम भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, सब कहते हैं कि भाई इनके हाथ। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि एनडीए डीएनए खराब है, तो क्या कहा? एक ही लाइन कहा ना कि एक महादलित के हाथ से थाली खींच लिया। उनका कहना यह था कि यदि नरेंद्र मोदी के नौता देकर के थाली खींचते हो तो एक बात समझ में आती है, लेकिन एक महादलित के आगे से तुम थाली खींच लेते हो, ये तो कहीं ना कहीं आपके डीएनए में खराबी है। ये उनका कहने का मतलब था। रामविलास जी, लेकिन सवाल तो यही है कि वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के इतने कद्दावर नेता थे, देश के नेता थे, उनकी इच्छा थी कि रामविलास पासवान जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनकी इच्छा भी रह गई और रामविलास पासवान की भी इच्छा रह गई। अब ये कैसे होगी? इच्छा पूर्ति तो होनी चाहिए ना। सबसे बड़ी बात है कि हमको मैंने पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री हमको बनना रहता तो 1990 में बन गए रहते। आपको मालूम है, आप तो बहुत नजदीक से, उस समय थोड़ी बच्ची होंगी, लेकिन ये तो कॉम्प्लीमेंट दे दिया आपने, ये तो कॉम्प्लीमेंट दे दिया, ये तो प्रोमो लाइन दे दिया आज आपने। 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार थी, बिहार में मुख्यमंत्री बनने का मामला आया था, तो बीपी सिंह के हम बहुत नजदीक थे, सबसे पहला चॉइस हम थे। जहां बीपी सिंह जी, हम रिकॉर्ड कहते हैं, बीपी सिंह जी कभी लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमसे कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनिएगा। हमने कहा नहीं, हम नेशनल पॉलिटिक्स में रहेंगे, हमको करने दीजिए। अंत में हम लोगों ने दिख रही थी, जो कुर्सी के लिए पेशी हो रही थी वो भी दिख रही थी, लेकिन रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। नहीं, इसलिए नहीं मिली कि हमने उस समय में कह दिया कि मैं नहीं बनूंगा, और हमारे खिलाफ में थे रामसुंदर दास, वो भी महादलित के नेता थे। रामसुंदर दास हमारे खिलाफ में रहते थे, हमारे खिलाफ में चुनाव भी लड़ते थे, लेकिन हमने रामसुंदर दास जी का नाम प्रपोज किया। और प्रपोज ही नहीं किया था, बल्कि हमारे जितने छोटे भाई हैं, पशुपति कुमार पारस हैं, जितने हमारे साथ में मिले थे, तो सब लोगों ने उनको साथ दिया। और मैं समझता हूँ, बड़ी भूल हो गई। नहीं, हम समझते हैं मैंने बहुत अच्छा काम किया, ना मैंने उस समय में भूल किया, ना अटल जी के समय में भूल किया। और इस बात को भी आप जानती हैं कि 2 बार नीतीश कुमार आए थे 2005 में, जब हमारे पास में 29 एमएलए था, और जब हमने कहा था कि ना हम, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपके सामने में। यही दिक्कत आपके समझ में, सुनिए, आपके समझ में, हमारे समझ में यही अंतर है कि आप मुख्यमंत्री को के पद को गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, पासवान साहब कि नहीं गोल्डन, नहीं किस, क्या मुख्यमंत्री के पद पर जाकर के कमाना? अगर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप नहीं मान रहे थे रामविलास जी, तो फिर आपने नीतीश जी की सरकार 6 महीने क्यों नहीं बनने दी? सवाल तो यही है। इसलिए नहीं बनने दिया कि हमने उस समय में नीतीश कुमार के खिलाफ में लड़े थे, लालू यादव के खिलाफ में लड़े थे। नीतीश कुमार को हम जानते थे बहुत नजदीकी से, लालू यादव को जानते थे बहुत नजदीकी से। हमने शर्त रखा था, पहला शर्त, कि किसी इन दोनों के अलावे किसी मुसलमान को बना दो। हम इस बात पर भी तैयार हो जाते यदि दोनों के अलावे कोई थर्ड हो जाता, लेकिन नीतीश कुमार अपने नाम से नीचे हटने को तैयार नहीं थे, लालू यादव राबड़ी देवी के नाम से हटने को तैयार नहीं थे, और हम दोनों को जान चुके थे। और हमको लग रहा था कि भले नीतीश कुमार झांसा देकर के सरकार में क्या कहते हैं कि चले जाएं, लेकिन कुछ दिन के बाद बिहार की हालत सुधरने वाली नहीं है। वही हालत रहेगा जो हालत क्या कहते हैं कि लालू यादव के समय में था। ऐसे में चलेंगे। देखिए, एक आदमी का, हर आदमी का इस दुनिया में कोई जिंदा रहने के लिए नहीं आया है, न कोई रहा है, न कोई रहेगा, न राजा रहा है, न रानी रहेगी। ये मिट्टी है, मिट्टी कहानी कहेगी। तो एक आदमी का, एक एज से हम लोग निकल रहे हैं, एक नया जनरेशन आ रहा है, तो नया जनरेशन चिराग का है। तो पार्टी हमारी स्वाभाविक है कि रामविलास पासवान का जो पार्टी है, तो कल चिराग के हाथ में क्या कहते हैं कि जाएगा। चलिए ये मान लिया कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं, देखिए चिराग मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं। कोई छिपाता है तो वो झूठ बोलता है,
हर आदमी, चाहे मैंने शुरू में ही कहा, हर आदमी की ख्वाहिश होती, हाँ चिराग में काबिलियत होगा तो मुख्यमंत्री भी बनेगा, नहीं काबिलियत होगा तो नहीं बनेगा, काबिलियत होगा तो पार्टी को आसमान पर ले जाएगा, नहीं होगा तो कहते हैं कि नहीं ले जाएगा। इसलिए चिराग क्या बनेगा भविष्य में वो हमारे हाथ में नहीं है। उप मुख्यमंत्री, वो चिराग नहीं देखिए, उप मुख्यमंत्री वो चिराग के हाथ में, हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमें इस बारे में बात चल रही है। आप भविष्य हम आपने कहा मौसम वैज्ञानिक, अब अभी आप हमको भविष्य वक्ता भी बनवा रहे हैं क्या? उप मुख्यमंत्री बनेंगे कल देखिए हम ये बता रहे हैं, चल रही है बीजेपी के साथ कि चिराग जो है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एक ही मकसद है। पहले मैंने कह दिया मुख्यमंत्री का कोई हमारा उम्मीदवार नहीं होगा, हम नहीं होंगे। हमारा पहला चीज है कि हम मुख्यमंत्री का होगा। आपके जवाब में आपके जवाब में एक और जवाब छिपा है, उप मुख्यमंत्री का होगा। एक मिनट, हमारा सबसे पहला का पानी में मछली दोनों कुटिया बकरा, अभी हाथ में पावर आया नहीं है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? पहले सरकार आप लोग बना दीजिए ना। न्यूज 24 से हमारा आग्रह है कि आप एनडीए का 2/3 बहुमत से सरकार बना दीजिए, और जब सरकार बन जाएगी तो फिर आपके साथ में आएंगे कॉन्क्लेव में, इसी तरीके से बात करेंगे। लेकिन इसीलिए तो आपको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। आप पहले ही भाप लेते हैं कि क्या होने वाला है और उसके हिसाब से वो सब मौसम वैज्ञानिक कैसा मौसम बता रहे हैं? वो सब देखिए, इसलिए सूखा आएगा, बरसात होगी, ओले पड़ेंगे। देखिए मौसम वैज्ञानिक की हैसियत से हम आज कह करके जाते हैं कि हमने जो जनता का नब्ज को देखा है, जो 4 बार नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई है, नरेंद्र मोदी की सभा में जो रिस्पांस था और पटना के गांधी मैदान में जो रिस्पांस है, वो दोनों के रिस्पांस को देखिए। हमको मालूम हुआ कि आए थे, कुछ लोग कह रहे थे कि लालू यादव, वो कह रहे हैं, शाहनवाज कह रहे हैं कि 10 गुना लोग था, रामविलास पासवान कह रहे हैं कि 3 गुना लोग था। अरे लोग जब कोई 5 लाख की भीड़ हो जाती है तो 10 लाख कहिए, 25 लाख कहिए, तो जो भीड़ में रिस्पांस होता है, आप पटना के गांधी मैदान के भीड़ का रिस्पांस देखिए तो कोई रिस्पांस नहीं था। जो नरेंद्र मोदी जी के भीड़ में जो लोग आते हैं, 25 साल 30 साल का लड़का आता है, उसमें एक जोश है, उत्साह है। तो ये सारे चीज को देखने से देखिए, आज का हम एक बात बताना चाहते हैं, थोड़ा सा एक मिनट के लिए। बिल्कुल देखिए, आज का जनरेशन और रामविलास पासवान के जनरेशन में फर्क है। हम साइकिल से राजनीति शुरू किए थे, आज चिराग साइकिल के विषय में सोच भी नहीं सकता है। चिराग कंप्यूटर से राजनीति शुरू किया है, उसका बेटा बेटी जब होगा वो किस चीज से शुरू करेगा ये किसी को मालूम नहीं है, कहां जाएगा साइंस। तो इसलिए मैंने कहा कि एक जनरेशन का क्या कहते हैं कि जो गैप है, उस गैप जनरेशन के तहत हम इस बात को कह सकते हैं कि आज का जो नौजवान है, ये बुन यादव का जो लड़का है, वो भी लालू को आज नेता मानने के लिए नहीं जा रहा है। ये लालू यादव जात की बात करते हैं, भागलपुर का राइट कॉमनल राइट्स हुआ था, किस जाति में हुआ था? मुसलमान। मेरा एक सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि रामविलास पासवान बिहार की राजनीति के इतने कद्दावर नेता है। नीतीश कुमार ने अस्मिता की बात उठाई है, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो सवाल, जो बिहारी पना पर जो क्वेश्चन उठाए हैं, बिहार के डीएनए पर क्वेश्चन उठाया है, क्या रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी के इस सवाल से राजी हैं? क्या उन्हें लगता है कि बिहार की लड़ाई जो है वो अब अस्मिता की लड़ाई है? मैं इससे बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं, पॉलिटिकली भी सहमत हूं और मेडिकली भी सहमत हूं। समझने गए? पॉलिटिकली दोनों बतलाते हैं। पॉलिटिकली डीएनए का सवाल है जो लालू यादव ने दिखलाया सोनिया गांधी के साथ में, जो नीतीश कुमार ने दिखलाया, क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को खाना देकर के, नौता देकर के छीन लिया, जो क्या कहते हैं उसने व्यवहार किया, क्या कहते हैं कि जीतन राम मांझी के साथ में, ये पॉलिटिकली हुआ। और जो मेडिकली है, वो मेडिकली है कि नीतीश कुमार बिहार की जनता को अपमान कर रहे हैं। जो मेडिकल के यहाँ लोग होंगे उनको मालूम है कि आपका एक जनरेशन में तो डीएनए चल सकता है, लेकिन आपका डीएनए पूरे बिहार के लोगों में है। ये तो बिहार के लोगों को गाली देने की बात हुई। ये नीतीश कुमार का डीएनए पूरे बिहार में है क्या? साहब एक चीज समझाइए, थोड़ा सा गणित। डीएनए होता है हमारा, डीएनए हमारा बाप के डीएनए से, हमारा दादा के डीएनए से बिहार के डीएनए की बात हो रही है। एक गणित समझाइए। 243 सीटें, अभी आपका सीटों का बंटवारा नहीं हुआ क्योंकि अनुराधा ने 2005 का जिक्र किया, आपने सरकार नहीं बनने दी क्योंकि आपने कहा किसी महादलित को या किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए। सुनिए सर, सुन तो लीजिए। अब फर्ज कीजिए जो भी आपका बंटवारा हो,
बीजेपी को 122 का आंकड़ा अपने बलबूते नहीं मिलता है, यानी रामविलास पासवान की बैसाखियों के बिना सरकार नहीं बनेगी। तो रामविलास पासवान क्या 2005 की शर्तें दोहराएंगे या इस बार जो बीजेपी कहेगी मान लेंगे? आपने किस आधार पर कह दिया कि भारतीय जनता मैं पार्टी ऐसे ही पूछ रहा हूं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की 122 सीट नहीं मिलेगी। मैं पूछ रहा हूं, ऐसा हो जाता है तो? नहीं, ऐसा हो जाता है तो कल आप बात कीजिए। आप वैज्ञानिक है ना, मौसम देखिए, सुनिए, मैं सीधा सा बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत आवे, एनडीए का बहुमत आवे, किसी को लेकर के जो भी बहुमत आवे, हमने शुरू में कह दिया है कि जो भी नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी ABCDEFGH किसी के नाम पर क्या कहते हैं कि बिहार कह देंगे मुख्यमंत्री बनेगा, लोजपा उसका समर्थन करेगी। तो एनडीए कहां है? हमारा तो सवाल ही यही है कि इस बार एनडीए कहां है, इस बार बीजेपी है। नहीं, उनका तो प्रश्न यही था ना कि यदि एनडीए की सरकार बनती है तो लेकिन हम तो, मेरा सवाल ये है कि एनडीए कहां है? आज की डेट में रामविलास पासवान का चेहरा कहीं नहीं दिख रहा है, जीतन राम मांझी का चेहरा नहीं दिख रहा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा दिख रहा है। सवाल तो यही है कि एनडीए कहां है? या तो नरेंद्र मोदी है या बीजेपी है। आप लोग तो कहीं है नहीं। आप एक बात बतलाइए कि नीतीश कुमार के साथ में किसी का चेहरा आपको दिख रहा है क्या? वो तो डिक्लेयर लालू यादव का चेहरा दिख रहा है, सोनिया गांधी का चेहरा दिख रहा है, अकेले बढ़ता हुआ बिहार है। वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, वो डिक्लेयर्ड है। आपकी तरफ से तो डिक्लेयर्ड सिर्फ एक नरेंद्र मोदी का चेहरा दिख रहा है। स्वाभाविक है। सवाल यही पूछा जा रहा है, बिहार की जनता ये पूछ रही कि क्या नरेंद्र मोदी आकर के यहाँ की गद्दी संभालेंगे? लेकिन स्वाभाविक है कि जब देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को भी विश्वास नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं था, हर प्रेस के लोग कहते थे 210 220 सीट तक आ जाए, भाजपा को तो बहुत है, नरेंद्र मोदी के ऊपर में विश्वास करके। और मैं साफ कहना चाहता हूं, ये भाजपा के जीत से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल जीत था। नरेंद्र मोदी के नाम पर 285 सीट बहुमत मिला, तो बहुमत मिला तो स्वाभाविक है नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं, और उसका नतीजा भी है कि आज देश में विदेश में जहां कहीं जाते हैं भारत की मान प्रतिष्ठा जगत में की बढ़ रही है। तो नरेंद्र मोदी जी यदि देश के चेहरा हैं और उस चेहरा को दिखलाया जा रहा है तो क्या हकीकत है? और इसलिए मैंने कहा कि जब बिहार में नीतीश कुमार, जिनके पास में 123 MLA था, महाक्रांतिकारी और विकास पुरुष बनते हैं, तो 123 में 100 ही सीट पर क्यों लड़ रहे हैं? 123 सीट तो कम से कम लड़ना चाहिए था। तो जितना देखिए, अलायंस की बात नहीं है, वो तो कांग्रेस की 40 सीटों में खेल है ना, आप समझते हैं। एक मिनट, कांग्रेस को 40 सीट जो दी है वो 123 सीट पर आप जीते, 123 सीट पर जीते, और आपको अपने काम पर विश्वास है, तो 100 सीट पर आप क्यों लड़ रहे हो? लालू यादव बड़ा भाई नेता बनते थे। हाँ, इसमें फायदा में कांग्रेस रही है। हाँ। कांग्रेस को जो 40 सीट मिला है, कांग्रेस वाला के कैंडिडेट उनको हो कि नहीं 40 सीट पे लेकिन फायदा क्या कहते हैं हुआ है। पासवान साहब, जब यहाँ पर जनता बैठी है, जब नीतीश कुमार का चेहरा आ सकता है आगे, कि आगे बढ़ता हुआ बिहार, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा यदि आता है कि आगे बढ़ता हुआ भारत, तो इसमें क्या किसी को एक्सेप्ट करना? अब यहाँ पर जनता भी बैठी हुई है, इनके भी सवाल, और आप सब लोगों से मेरी गुजारिश ये है, छोटा सवाल करना, माइक ना पकड़िएगा, और जो सवाल पूछे जा चुके हैं उन्हें ना दोहराइएगा। आप में से कोई सवाल पूछना चाहेगा? हाँ, ये देखिए, युवा की तरफ से सवाल आ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बिहार में हमेशा अलायंस बदलते रहते हैं, इससे क्या जनता का भरोसा टूटता नहीं है कि आप चुनाव से पहले किसी और के साथ थे और फिर चुनाव आने वाले हैं तो आप किसी और के साथ चले गए? देखिए, ये बिहार का ही नहीं है, ये पूरे देश में देखेंगे, चाहे हर राज्य में देखेंगे, तो हमेशा अलायंस बदलते रहते हैं। लेकिन दूसरे देश में क्या है कि विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। हमारे यहाँ जो है जात पात फलना चिलना, ये मुद्दा ऊपर उठ जाता है। जात भी सब जगह है, लेकिन जात जो है ऊपर में नहीं है, जात नीचे में है। यहाँ क्या है कि जात ऊपर हो जाता है, और नतीजा क्या होता है? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप लोग बिल्कुल मतलब अभी स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट ही है ना कि अभी सर्विस में है, स्टूडेंट होंगे। आप भला बतलाइए कि बिहार में 1 लाख से ज्यादा लड़के लड़कियां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में बाहर जाती है बिहार से एडमिशन के लिए। एक स्टूडेंट के ऊपर में 2 लाख रुपया सालाना खर्चा होता है। यदि 2 लाख रुपये को 1 लाख से आप गुना कर दीजिए
तो 20,000 करोड़ रुपया बिहार का, जो गरीब देश का बिहार का, जो बीमारू राज्य यदि कहते हैं तो बुरा लगता है, बिहार का 20,000 करोड़ रुपया हर साल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए बाहर जाता है। 15 साल से लालू, राबड़ी और नीतीश की सरकार रही है। कितने बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या कहते हैं, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, जो भी हो, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खुले हैं? और यदि 20,000 करोड़ रुपया का बिहार में, क्या कहते हैं, निवेश हुआ रहता, तो गांव गांव में कम से कम हर प्रखंड में मेडिकल कॉलेज और क्या कहते हैं कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया रहता। तो ये विजन की बात है। जी, एक और सवाल लेते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हम न सिर्फ समानता के अधिकार की बात करते हैं बल्कि उसका पालन भी करते हैं, उसका लाभ भी उठाते हैं। लेकिन बिहार के राजनीति में जो लोगों से वोट लेने का हथकंडा है, वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे वोट्स मांगने का, क्या ये सही है? क्या ये बाकी लोगों के खिलाफ एक जुर्म नहीं है राजनेताओं की तरफ से? आपको क्या लगता है कि ये सही है? और अगर आपके हिसाब से ये गलत है तो आपकी पार्टी इसके खिलाफ क्या कर रही है? और ये जनरेशनल शिफ्ट की जो आप बात कर रहे थे ना, देखिए ये माइंडसेट, जनरेशनल शिफ्ट है, ये सोच जो है, ये युवाओं की सोच है, ये चाहते हैं और ये मांग कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो आप हैं, आपकी सोच बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और यदि बिहार को तरक्की करना है तो जात पात, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के करना है। दिक्कत क्या होती है कि हमारे जैसे नेता, यदि हमारे जैसे हैं, चिराग को हमको नहीं मालूम है कास्ट सिस्टम के संबंध में कितनी जानकारी है, जिस स्कूल से पढ़ा है, जहां से आया है। अब आप लड़के को दीजिएगा, तेजस्वी को पढ़ने के लिए दीजिएगा जात का किताब, तो कल उसके दिमाग में जात का जहर नहीं भरेगा तो क्या भरेगा? इसलिए मैंने कहा कि जो मैंने जनरेशन की बात कही कि आज का जो नया जनरेशन है उसको चाहिए एजुकेशन, और जात भी आपको करना हो तो रोटी का साइज है,